अच्छा यार ये देखें, ये प्लांट है, ये प्लांट दिखाया हुआ है उसने, और प्लांट का ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, ये पत्ता है, लीव है ये, लीव। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है और ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, वो कहाँ पे होता है? लीफ के अंदर। जहां पे फूड होती है ना, उसको कहते हैं सोर्स। अब जिस तरह पानी जड़ों से जज़ब होता है पौधे के तमाम हिस्सों तक जाता है, सेम इसी तरह जब ग्लूकोज बनती है पत्तों के अंदर, तो वो पत्तों में ही नहीं रहेगी, वो प्लांट की पूरी बॉडी तक जाएगी। ठीक है, जैसे ये जो फूड ये पत्तों के अंदर बनेगी, ये आएगी फिर फ्लोइम में, और फ्लोइम से पौधे की पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है जी। तो ये देखें, ये जहां पे फूड बन रही है ना, उसको हम कहते हैं कि ये सोर्स है, वो जगह जहां पे फूड बने, पत्ता इस लिहाज से सोर्स है। और वहां से जो फूड जहां पे उसकी जरूरत है, जहां पे वो जाती है, उसको कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। तो ये देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड यानी ऑर्गेनिक सल्यूट जैसे ग्लूकोज है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोइंग टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। पानी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के जरिए से होता है, और फूड जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्लोइम के जरिए से होती है। किसके जरिए से? फ्लोइम के जरिए से होती है। अब ये ट्रांसपोर्ट होती कैसे है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो यार अभी मैंने आपको बताया है कि फूड जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट होती है पत्तों से पौधे के तमाम हिस्सों तक। जहां फूड बनती है वो सोर्स है। फूड कहां पे बनती है? लीफ के, वो सोर्स है। जहां फूड जाती है, जहां पे उसकी जरूरत है, वो सिंक है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है जी। फिर जो फूड जाती है ना, जो फ्लोइंग सैप जाता है, यानी जो चीजें जाती हैं दूसरे पार्ट्स तक, उसमें 10 to 25% ड्राई मैटर होता है। मोस्ट ऑफ दिस ड्राई मैटर सक्रोज है, सक्रोज। ठीक है, ये इसको चीनी कह लें, C12 H22 और O11 है। अ काइंड ऑफ शुगर, यानी शुगर की एक किस्म है, विद सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन सबको फ्लोइम सेप कहते हैं। फ्लोइम सेप के अंदर ड्राई मैटर होता है, सक्रोज होता है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। उसके लिए एक थ्योरी है, उसका नाम है प्रेशर फ्लो और मैस फ्लो। वो देखते हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना ये क्या चीज है। तो पहला पॉइंट मैं पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद साथ ही हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे ताकि हमें सही से समझ आए। शुगर प्रोड्यूस इन द सोर्स रीजन। सोर्स रीजन कौन सा है? लीफ, पत्ता, लाइक लीव्स। और स्टोरेज एरिया या वहां पे होती है, यहां पत्तों में बनेगी और कुछ जगहों पे वो स्टोर भी होगी। वो सारी जगह क्या है? सोर्स है। फिर वो उन जगहों पे जाएगी जहां पे उसकी जरूरत है, जहां पे उसकी, और वो चीज क्या कहलाएगी? सिंक। अगर आप फ्लोइम को देखें तो फ्लोइम टिश्यूज हैं। फ्लोइम टिश्यूज में सीव ट्यूब सेल्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, यानी ये टिश्यू है ना। फ्लोइम जहां पे फूड मूव कर रही है वो टिश्यूज हैं, और टिश्यूज जो है उसमें डिफरेंट सेल्स हैं, जिनमें सीव ट्यूब सेल्स हैं और कंपेनियन सेल्स। ये चीज हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे अब हम लोग देखते हैं, जरा डायग्राम से देखते हैं। तो आप देखेंगे फ्लोइम का स्ट्रक्चर है सारा। ये सीव ट्यूब्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सीव ट्यूब्स हैं, और ये क्या है? कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो फ्लोइम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स, जो मैंने अभी बताया। और जहां पे फूड बन रही है या स्टोर होती है, वो क्या है? वो सोर्स है, वो लीव होता है आमतौर पे, वो सोर्स होता है जहां पे फूड बनती है और दूसरे तक हो जाती है। और जहां पे जिस उसकी जरूरत होती है वो जाती है, वो सिंक है। इज दैट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट देखें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेजेस द शुगर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस द वाटर कंसंट्रेशन इन द फ्लोइम। दिस मेक्स द फ्लोइम सेल मोर कंसंट्रेटेड। इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं, फिर एक दफा सुन ले। जब शुगर बनेगी, ग्लूकोज बनेगी पत्ते के अंदर, ठीक है, शुगर बनेगी पत्ते के अंदर, तो पत्ते के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
शुगर का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही शुगर का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, वाटर का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोइंग सेल्स जो है वो कंसेंट्रेटेड हो जाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है, फूड बन रही है, ग्लूकोज शुगर बन रही है। जब शुगर बनती जाएगी तो यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, पानी का कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है, इतनी समझ आ गई है। अब ये देखें, यहां से जब ये फ्लोइंग सेल्स में आई है तो फ्लोइंग सेल्स में भी इसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया। जब कंसेंट्रेशन ग्लूकोज का बढ़ गया, शुगर का बढ़ गया, तो वाटर का क्या हो गया, कम हो गया। वाटर का क्या हो गया, कम। अब जब वाटर का कंसेंट्रेशन यहां पे कम हो जाएगा तो जाइलम सेल से जो पानी है वो ऑस्मोटिकली मूव करेगा इसके अंदर। ध्यान सुनिएगा, पानी इसके अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि यहां पे पानी कम है और शुगर ज्यादा। सही है, जब पानी यहां पे मूव करेगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट। अगला स्टेप पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बताया, फ्लोइम के अंदर शुगर का कंसेंट्रेशन जब बढ़ेगा, वाटर मूव्स इनटू द फ्लोइम। शुगर बढ़ गया, पानी कम हो गया, तो वाटर फ्लोइम के अंदर मूव करेगा किसके जरिए से, ऑस्मोसिस के जरिए से। पानी आएगा कहां से, जाइलम सेल से, जो उसके पास ही है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा फ्लोइंग सेल्स में, ये प्रेशर पुश करेगा सैकरोज को कि वो सोर्स से दूर मूव करे, सोर्स से दूर मूव करे। इस तरह सैकरोज जो है वो मूव करेगा कहां से, लीड से। अब होगा क्या, अब होगा ये कि प्रेशर डिफरेंस पैदा हो जाएगा। यस सर, द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द हाई प्रेशर सोर्स टू द लोअर प्रेशर सोर्सिंग। यानी सोर्स में अंदर प्रेशर, सोर्स के अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पानी उसके अंदर चले गया, और सिंक के अंदर वो प्रेशर क्या होगा, कम, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन होगी, यानी फूड मूव करेगी फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, इट्स लाइक वाटर बीइंग पुश थ्रू अ होज। जिस तरह नली के जरिए नहीं पानी मूव करता, एक नाली के अंदर, वो जो है पाइप के अंदर नली के जरिए पानी मूव करता है, सेम उसी तरह मूवमेंट हो रही है। ओके, ठीक है जी। पानी का प्रेशर एक जगह पे बढ़ जाएगा, वो उस प्रेशर की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होगी, इसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। व्हेन द सॉल्यूशन रीच द सिंक, जब सॉल्यूशन सिंक तक पहुंचेगा, जैसे रूट सिंक है, ठीक है, रूट सेल्स क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्यूट को, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, जिसकी ये जो है ये क्या बनाएगा, फ्लोइम सैप बनाएगा, फ्लोइम सैप को डाइल्यूट कर देगा, फ्लोइम सैप को डाइल्यूट कर देगा। द लॉस ऑफ सॉल्यूट इन फ्लोइम सैप इंक्रीज सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल, causing water to flow back into the xylem tube। वाटर फिर xylem tube में फ्लो बैक करेगा और ऊपर। ठीक है जी, इसको जरा डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये देखें, यहां पे फूड बन रही है, फ्लोइम के अंदर है फूड, फ्लोइम के अंदर चली गई। अब जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज जाएगा तो यहाँ पे ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पानी का कम हो जाएगा, तो करीब ही जाइलम सेल्स है, वहां से पानी जो है वो पानी वहां पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, ऑस्मोसिस के जरिए पानी यहाँ पे दाखिल होगा। जब पानी यहाँ पे दाखिल होगा, यहाँ पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, तो उसको सस्टेन करने के लिए फिर ये कहां पे मूव करेगा, पानी के साथ सिंक की तरफ मूव करेगा, और सिंक क्या, रूट। इस तरह यहां तक भी फूड आ जाएगी, जो सारी चीजें शामिल हो जाएंगी इसमें। देखें, सक्रोज अपलोटेड, वाटर मूव्स आउट ऑस्मोटिकली, फिर वाटर यहां से ऑस्मोटिकली मूव करेगा, जाइलम में जाएगा और फिर ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो शुगर की मूवमेंट है, जो ग्लूकोज की मूवमेंट है, वो पूरी बॉडी तक होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, दैट विल बी कॉल्ड दी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसको क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो ये इसका नाम लिखा, खामोश हो जाए। अच्छा यार, ये देखें, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज का मतलब है तबादला। अब अगर आप एनिमल बॉडी देखें, हमारी बॉडी देखें, किसी जानदार की बॉडी देखें, जानवर की, तो वो क्या करता है, इंसान को देख लें, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाते हैं और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं।
प्लांट भी ऐसे ही करते हैं, प्लांट भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। दिन के वक्त प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए उनको जरूरी है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी गैस को एक्सचेंज करते हैं, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो मैं पढ़ देता हूँ ये जो मेन इसकी ये जो है, यहां तक आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। एवरी सेल इन प्लांट डज इट्स ओन गैस एक्सचेंज। हर प्लांट के अंदर जो मौजूद है सेल है वो गैसेस एक्सचेंज करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट नीड्स। इस चीज पे डिपेंड होता है ये एक्सचेंज के इसको जरूरत क्या है। दिस एक्सचेंज मेनली हैपेंस थ्रू टू ओपनिंग्स। ये जो गैसेस एक्सचेंज है, जिस तरह हमें नथने होते हैं, नाक के जरिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। उस तरह प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के जरिए प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। और इसके अलावा लेंटिसेल्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, ये लेंटिसेल्स कहां पे होते हैं, स्टेम के अंदर, उसके जरिए भी प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज का बेसिकली मतलब क्या है, प्लांट के अंदर जो गैसेस का तबादला है उसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और ये किसके जरिए से होता है, ये होता है स्टोमेटा के जरिए और लेंटिसेल्स के जरिए। यहां पे आपने लोगों ने ये चीज याद रखनी है। ठीक है जी, आ गया जी पैटर्न ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स, यानी लीव्स में गैसियस एक्सचेंज का क्या पैटर्न है। तो पैटर्न देखें। अच्छा, दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब होती है, प्लांट पत्ते में लेके जाते हैं, और ऑक्सीजन को प्लांट करते हैं खारिज। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, लिहाजा प्लांट इसको बाहर से हासिल करते हैं और ऑक्सीजन को वो खारिज कर दें, क्योंकि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, इस तरह रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल बंद हो जाता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल बंद हो जाता है। तो रात के वक्त क्या होता है, अच्छा, प्लांट एक ही वक्त में फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। अब दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त तेज होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को खारिज करता है। रेस्पिरेशन के दौरान भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो नेट रिजल्ट के तौर पे सिर्फ दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज होती है। अब रात को क्या होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। ठीक है, प्लांट सिर्फ क्या कर रहा होता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है। और रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या खारिज करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, ऑक्सीजन को जज़ब करता है। यही वजह है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं पौधे कर रहे होते हैं, पौधे सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। और उसमें प्लांट क्या खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं। तो सफोकेशन होती है अगर प्लांट के नीचे रात को रहें। ठीक है, तो ये फिगर को देख लेते हैं। ठीक है जी, इन डे टाइम में क्या है, डे टाइम में ये सीन है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और नेट ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। जबकि रात को क्या सीन हो जाता है, रात को ये सीन है कि पौधे ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रात को तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस नहीं होती, और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। ठीक है जी, तो ये सीन है। अब आप लोगों ने यहां से लेके यहां तक उसने बताया हुआ कि डे टाइम में प्लांट क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक, वो इसको अंडरलाइन कर लेना। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन, दोनों ये काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी उसको पौधे फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेंगे, यूज कर देंगे। इसके अलावा अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड भी जज़ब करेंगे। यानी नेट रिजल्ट के तौर पे जो अजाफी चीज खारिज होगी दिन के वक्त वो ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन दिन के वक्त पौधे नेट रिजल्ट के तौर पे क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त खारिज होगी, दिन के वक्त सिर्फ और सिर्फ
ऑक्सीजन खारिज होगी। ठीक है, जो पौधे जो है वो खारिज कर देंगे। ठीक है जी। अब रात के वक्त क्या होता है, अब एट नाइट में क्या होता है, नाइट में फोटोसेंसिस का प्रोसेस रुक जाता है। सिर्फ क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। और जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे खारिज करते हैं। तो रात के जब रात होती है, नाइट, वो नेट रिजल्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं पौधे। ठीक है जी, रात के वक्त। और दिन के वक्त नेट रिजल्ट के तौर पे किसको खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को। तो यहां से लेके यहां तक उसने बताया हुआ है कि रात के वक्त पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। अच्छा, एक स्टेज होती है, इसको कहते हैं कंपनसेट पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट। यानी ये कौन सा वक्त होता है, ये डॉन एंड डस्क का वक्त होता है, जब हल्का हल्का रात होती है, हल्का हल्का दिन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसेंसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज होने का प्रोसेस, ये ठीक है, और ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है, यानी आप सिंपली ये कह लें कि फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी नेट रिजल्ट के तौर पे कोई गैस नहीं खारिज होती। ठीक है, फोटोसेंसिस में नेट रिजल्ट के तौर पे फोटोसेंसिस में डार्क, डॉन एंड डस्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन फोटोसेंसिस के दौरान बनती है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनती है वो फोटोसेंसिस, यानी नेट रिजल्ट के तौर पे कोई गैस की खारिज नहीं होती। इस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, नेट रिजल्ट के तौर पे कोई गैस खारिज नहीं होती। इज इट? ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना, इसको कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, और ये यहां से लेके यहां तक उसने बताया होगा जी। अब ये पैटर्न ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स नॉन फोटोसेंथिक पार्ट, यानी जो रूट है वो फोटोसेंथिक पार्ट नहीं है। फोटोसेंथिक पार्ट कौन सा है, पत्ते, दरख्त के पत्ते, क्योंकि उनमें फोटोसेंसिस होती है। तो root also exchange gas with air in soil through root epidermal cells which involve absorption of oxygen and release carbon dioxide। ठीक है, तो रूट के जरिए पौधे ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोटोसेंथिसिस हैपनिंग इन द रूट, क्योंकि रूट में तो कोई फोटोसेंथिसिस नहीं होती। एंड इट विल रिमेन सेम डे एंड नाइट, और दिन और रात ऐसे ही काम होता है। यानी जड़ें क्या करती हैं, जड़ें ऑक्सीजन को जज़ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं, दिन में भी और रात में भी। इसकी वजह यह है कि फोटोसेंसिस रूट्स के अंदर नहीं होती, वो पत्तों के अंदर होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन होगी। ठीक है जी, समझ आ गई। और रेस्पिरेशन में आपको पता ही कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, ऑक्सीजन जज़ब होगी। तो ये आप लोगों। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या है? बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद प्लांट अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, पानी और साल्ट का लेवल बरकरार रखते हैं, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, बाहर पानी जितना मर्जी ज्यादा हो, बाहर टेम्परेचर जितना मर्जी हो, बाहर साल्ट जितने मर्जी हो, प्लांट के अंदर जो एक साल्ट की एक मिकदार या टेम्परेचर की मिकदार जो कायम रहनी चाहिए, प्लांट उसको कायम रखेगा। दैट्स विल बी कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। अब फर्ज करें ना, प्लांट पानी की मिकदार को कायम नहीं रखता, तो अगर जमीन में पानी कम है तो प्लांट मुरझा जाएगा। अगर प्लांट पानी की मिकदार को कायम नहीं रखता तो पानी अगर प्लांट में ज्यादा है तो प्लांट सेल ब्रस्ट कर सकता है। तो प्लांट क्या करता है, होम्योस्टेसिस के जरिए अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को, वाटर को और टेम्परेचर को, वाटर को और साल्ट को मेंटेन रखता है। दैट्स विल बी कॉल्ड दी होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। अब होम्योस्टेसिस क्यों जरूरी है ये देख लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग देखेंगे अब होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, होम्योस्टेसिस अहम क्यों है। प्लांट को अपनी बका के लिए, यानी अगर फर्ज करें ना, प्लांट में पानी कम हो गया, प्लांट के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है उसको एडजस्ट करने का, तो वो तो मुरझा जाएगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है, ताकि वो अपने अंदर साल्ट को, वाटर को, हर चीज को मेंटेन रख सके। रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर के चेंज को बरकरार रखने के लिए पानी की तरफ होम्योस्टेसिस जरूरी है।
सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा एडिक्वेट हाइड्रेशन लेवल यानी पानी का लेवल मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। वेरियस कंडीशन, स्ट्रेस की कंडीशन, खुश्की की कंडीशन को के अंदर सर्वाइव करने के लिए, सैलिनिटी के अंदर अगर पैथोजन कोई अटैक करता है उससे बचाने के लिए, यानी हर चीज के लिए प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए होम्योस्टासिस को बरकरार रखना जरूरी है। हमारी बॉडी में भी होम्योस्टासिस चलती है। मिसाल के तौर पे अगर बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहेगा, ब्लड प्रेशर 120/80 रहेगा। अगर टेम्परेचर बदला, ठीक है, ब्लड प्रेशर बदला तो हमारे नुकसानदेह है, तो हमारी बॉडी उसको मेंटेन रखती है। दैट्स कॉल्ड होम्योस्टासिस। ये प्लांट में भी होती है। ठीक है, तो आगे एक्सक्रीशन देख लेते हैं प्लांट में। एक्सक्रीशन का मतलब पता है खराज। ठीक है, एक्सक्रीशन आपने यहां से लेके ना इसको यहां तक देखना है। एक्सक्रीशन इन प्लांट इज वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत ब्रॉड टर्म है, विच इनकम्पासेस द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी से किसी भी चीज का रिमूव होना, अगर ज्यादा पानी है तो उसका रिमूव होना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है उसका रिमूव होना, अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है उसका रिमूव होना, ये सारी एक्सक्रीशन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, फिर फीसिस भी खारिज करते हैं। तो इस तरह प्लांट भी क्या करता है, जो अजाफी ऑक्सीजन है उसको दिन के वक्त खारिज करता है, ये भी एक्सक्रीशन है। ठीक है, प्लांट जो अजाफी वाटर है उसको ट्रांसपायरेशन के लिए खारिज करता है, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन है। तो प्लांट क्या करता है, गेटिंग रिड मतलब निजात हासिल करता है जो वेस्ट होते हैं, जिस तरह एनिमल करता है। ठीक है, प्लांट मेक वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट दे स्टोर फॉर डिफरेंट रीजंस एंड रिमूव व्हेन नीडेड। तो जो डिफरेंट वे है एक्सक्रीशन के प्लांट के, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अच्छा, यहां पे आप लोगों ने देखना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कब खारिज करेगा, रात के वक्त। रात के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ज्यादा बन रही है। तो प्लांट रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, दिन के वक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए वो कौन सी है, ऑक्सीजन। तो दिन के वक्त प्लांट क्या खारिज करेगा, ऑक्सीजन खारिज करेगा। तो ये एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, तो प्लांट अजाफी वाटर को कैसे खारिज करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए। दरख्तों के पत्तों से पानी मसलसल बुखारात के लिए निकलता है, दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। तो अजाफी पानी को प्लांट कैसे खारिज करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए। आ गया जी लीव्स के जरिए। तो ये मैंने आपको पिछले शायद लेक्चर में बताया हुआ है कि प्लांट जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको लीव्स के जरिए खारिज करता है। क्या होता है कि प्लांट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंटेड कंपाउंड स्टोर करता है लीव्स के अंदर, और लीव्स का कलर क्या हो जाता है, येलो। ये येलो क्लोरोसिस की वजह से नहीं होता, वेस्ट की वजह से होता है, ये आपने याद रखना है। और जब खिजां का मौसम होता है तो प्लांट जो है पत्ते जो है उतार देता है अपने अंदर से, उससे पत्तों को गिरा देता है, इस तरह से उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो लीव्स के अंदर से ये जो वेस्ट मटेरियल्स है मैंने बताया उसके अंदर स्टोर होते हैं पत्तों के अंदर। पत्ते फिर एक खास सीजन के अंदर खिजा के, जब खिजा का मौसम होता है तो पौधे उसको गिरा देते हैं, तो पौधों को वेस्ट से भी निजात मिल जाती है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर। फिर एक्सक्रीशन स्टेम और ब्रांचेस के जरिए भी होती है। प्लांट जो है वो केमिकल्स खारिज करते हैं। सम ट्रीज डिपॉजिट अनयूजुअल केमिकल अपनी ब्रांचेस में, ट्रंक्स में स्टोर करते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम दैट नो लॉन्गर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ई बोनी ट्रीज, मिसाल के तौर पे जो ई बोनी ट्रीज हैं, प्रोड्यूस वेरी डार्क वुड इन देयर सेंटर। वो उनके सेंटर में जो उनकी वुड होती है ना वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दरअसल वो क्या करते हैं, वो वेस्ट, वो उस ब्लैक जो वुड होती है ना उसके अंदर उसके वेस्ट होते हैं। जिस तरह वो अलहदा तो नहीं होते लेकिन अपने वेस्ट को उसमें स्टोर कर, जिस तरह एक घर है, एक घर के अंदर हमने डस्टबिन रखी होती है, तो डस्टबिन रहती तो घर में ही है लेकिन वेस्ट उसके अंदर हम डालते जाते हैं। उस तरह ये भी समझें कि ये जो प्लांट के अंदर जो ब्लैक कलर की वुड हो जाती है ना, प्लांट क्या करता है, अपने वेस्ट को उसमें स्टोर करता जाता है, लेकिन वो प्लांट से अलहदा नहीं होती, रहती उसके अंदर ही। नहीं आई समझ? इस तरह से हम लोगों ने, इस तरह से आप लोगों ने इसको देख लेना। तो ये एग्जांपल के तौर पर उसने दिया हुआ है। एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स, सम प्लांट एक्टिवली रिलीज वेस्ट कंपाउंड इनटू सॉइल
ऑलमोस्ट लाइक यूजिंग देम एज अ केमिकल वेपन अगेंस्ट अदर, मतलब कुछ प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट को जमीन के अंदर खारिज करते हैं और ये केमिकल वेपन के तौर पे यूज करते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए, दूसरे प्लांट से खुद को महफूज रखने के लिए, ठीक है, वो खारिज करते हैं चीजों। तो ये सारी एक्सक्रीशन है प्लांट के अंदर, ठीक है। प्लांट जो है वो वाटर कैसे एक्सक्रीट करता है, गैसेस कैसे एक्सक्रीट करता है, ये हमने देखा है। प्लांट वेस्ट मटेरियल को कैसे एक्सक्रीट करता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक दफा देख लेंगे। ये लास्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, यानी प्लांट जो है वो साल्ट को कैसे बरकरार रखता है, साल्ट के लेवल को और वाटर के लेवल को कैसे बरकरार रखता है, वो हम लोगों ने देखा। तो ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होगी, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से मेरी मुराद है कि प्लांट साल्ट के और वाटर के लेवल को अपने सेल के अंदर किस तरह से मेंटेन करेगा। अच्छा, तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, एक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इसको आपने ध्यान से देखना है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है जिसमें सल्यूट कम हो, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट कम हो। अगर सल्यूट, ये एरो नीचे का मतलब है कि सल्यूट कम है, अगर सल्यूट कम है सोल्यूशन के अंदर तो वाटर ज्यादा होगा। तो ये एक सेल है, ये सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, और ये जो सोल्यूशन है जिसके अंदर ये सेल पड़ा हुआ है, ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब है कि इसमें सल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है। तो चूंकि बाहर पानी ज्यादा है, सेल के, ये सेल है, सेल के अंदर पानी कम है, तो बाहर से पानी जाएगा सेल के अंदर। जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल टर्जेड हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा, ठीक है जी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन सिचुएशन मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है और सल्यूट कम है, तो बाहर से पानी सेल के अंदर जाएगा जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा। इसके ऑपोजिट है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब जिसमें सल्यूट की मिकदार ज्यादा है, ठीक है। अगर सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो तो इस सोल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड। इसमें पानी क्या होगा? कम होगा, तो बाहर पानी जो है वो कम है और सल्यूट ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी सेल के बाहर जाएगा जिसकी वजह से सेल मुरझा जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है, मुरझा जाएगा। आगे है जी आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक का क्या सीन है? आइसोटोनिक में जितना सल्यूट सेल के अंदर है उतना ही सल्यूट सेल के बाहर, जितना पानी बाहर से सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल के अंदर से सेल के, तो ओवरऑल रिजल्ट में सेल वैसे का वैसे ही रहेगा, ना तो मुरझाएगा ना टर्जिड होगा ना तनाव में आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब टेबल बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो अच्छा, प्लांट जो है वो हाइड्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, मीजोफाइट्स भी हो सकते हैं, जीरोफाइट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये वो वाले प्लांट जो पानी के पास होते हैं ना, वो हाइड्रोफाइट्स है, मतलब दरियाओं के पास जो प्लांट होते हैं ना, वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। मीजोफाइट्स वो होते हैं जो उन जगहों पे रहते हैं जहां पानी बिल्कुल, ऐसे नहीं कि पानी होता ही नहीं है, कम होता है, पानी होता सही है लेकिन। और जीरोफाइट्स वो हैं जो खुश्क जगहों पे रहते हैं, जैसे रेगिस्तान में जहां बिल्कुल पानी नहीं होता। हाँ, ठीक है, बहुत कम पानी की, पानी बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है, वहां पे रहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें ऑस्मोटिक कंडीशन क्या होती है? वो हाइपोटोनिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइपोटोनिक, यानी उनके सेल टर्जिड होते हैं, पानी उनके सेल्स के अंदर जाता है, टर्जिड होते हैं, क्योंकि बाहर से पानी बाहर माहौल में ज्यादा है, तो उनके सेल में भी ज्यादा ज्यादा सेल उनके टर्जिड होते हैं, वो ज्यादा पानी खारिज करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्गली हाइपोटोनिक। अच्छा ये देखें फिर, ये क्या है? ये जो मीजोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आइसोटोनिक होते हैं, मतलब ये उन जगहों पे होते हैं जहां पे पानी ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत मॉडरेट सा होता है, तो जितना पानी सेल के बाहर जाता है उतना ही पानी सेल के अंदर आता है। और ये क्या होते हैं? ये जीरोफाइट्स, यहां तो बिल्कुल पानी नहीं होता, तो इनकी ये फ्लैसिड होते हैं, यानी ये जो जीरोफाइट्स होते हैं चूंकि इनमें पानी बहुत कम होता है, पानी इनके ये ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहां पानी बहुत कम है, तो सेल के अंदर से पानी जो है वो सेल के बाहर जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक होते हैं। तो प्रॉब्लम ये फ्लडिंग को फेस करते हैं, यानी पानी की बहुत ज्यादा मिकदार होती है इनके अंदर। नो ड्रास्टिक प्रॉब्लम, इनमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं जहां पानी बिल्कुल नहीं होता।
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनमें वेरी हाई होता है क्योंकि इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, वो उनको मेंटेन करना होता है इसको। इसमें मीडियम होता है, इसमें बहुत लो होता है क्योंकि अगर पानी पहली सेल में कम है और भी खारिज हो जाएगा तो ये तो मुरझा जाएंगे, लिहाजा इनमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत स्लो होता है। तो ये हमारा चैप्टर 8 है, ये आखिरी उसका लेक्चर और ये कंप्लीट हो गया, इसको आपने देख लेना।